Hello students, as we discussed the earlier the topic of meaning of Indian foreign trade and the benefit of it. Now we are going to discuss the next topic is modern trend of Indian foreign trade. So this topic can be studied into following heads. As you seen, first one, size and value of foreign trade. Size means here the physical value of exports and imports are called size of trade. दूसरा, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड. कंपोजिशन में हम कौन कौन से टाइप्स ऑफ गुड्स का हम व्यापार करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे. एंड द थर्ड वन इज़ डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड. किन किन देशों के साथ हम फॉरेन ट्रेड करते थे और अभी भी करते हैं, और किन किन देशों के साथ करते हैं, ये हम इनमें पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट वन इज साइज एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड. जैसे कि आपको दिख रहा है, साइज एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड, द फिजिकल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. फिजिकल वैल्यू हियर इट मीन्स हम कितना व्यापार कर रहे हैं, कितने लाखों करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं. द फिजिकल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर टर्म्ड एज द साइज ऑफ ट्रेड, वाइल द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड. कितने करोड़ों का हम व्यापार कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड में, वो हमें क्या बताता है, वैल्यू बताता है. वाइल द मॉनेटरी वैल्यू, कितने लाखों करोड़ों का हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो हमें वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड बताएगा. एंड द साइज मीन्स कितनी फिजिकल आइटम्स जो हम जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, कितनी टेंजिबल आइटम्स का हम क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खरीदना बेचना कर रहे हैं. नाउ द परसेंटेज ग्रोथ इन द इम्पोर्ट हैज़ बीन ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्सपोर्ट्स. बिफोर 1991, the period between the mid of 1951 to 1991, India's percentage growth in import has been greater than the export. उस समय हम क्या करते थे, import ज़्यादा करते थे और export कम किया करते थे, क्योंकि हमारी देश की स्थिति थी ही ऐसी. Now the third one is the balance of trade has been more and more unfavorable. तो हम बात कर रहे हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल की बात करें तो यहाँ पर import ज़्यादा हो रहा है, export कम हो रहा है, तो वो जो अनफेवरेबल हुआ हमारे लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो ये हमने आपको पॉइंट बताया. ये हमारी जो बात थी कब की है, बिफोर 1991 से पहले की बात है. अब हमने अपनी पूरी इकोनॉमी को दो सेशन में बांट दिया है. जैसे कि हमने बोला है 1951 से 1991 और 1991 से लेकर अब तक की इकोनॉमी में 2020 तक के इकोनॉमी में हमने बताया कि कैसा हम पढ़ रहे हैं, कि कैसा कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि कितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी इंडिया में हुई है. तो उस समय हमारे पास क्या था, इंपोर्ट ज़्यादा हुआ करता था, एक्सपोर्ट कम किया जाता था. तो इसके ऊपर इकोनॉमी ने बहुत सारे प्लान एंड पॉलिसीज़ भी बनाए हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्लान एंड पॉलिसीज़ भी बनाए हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. और 1991 में ये हम सबने हमारी इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें को रियलाइज़ किया था कि अब ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी को क्या करना, लिबरल करना. तो हम आगे आ जाते हैं कंपोजिशन की. अगर हम बात करें कंपोजिशन, हियर इट मीन्स रिफर्स टू द आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट. मतलब कि ट्रेड की अगर हम बात करें, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रिफर्स टू दी वेरियस टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड बाय दी कंट्री. कौन कौन से आइटम्स का हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं. जैसे कि इंडियन फॉरेन ट्रेड रजिस्टर अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यूरिंग दी प्लानिंग पीरियड. अगर हम बात करें तो हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत ज़्यादा आए. कब आए, जब हम प्लान कर रहे थे, 5 ईयर गोल्स को बना रहे थे. परसेंटेज ऑफ नॉन ट्रेडिशनल गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट हैज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजेस. जो मॉडर्न गुड्स थे उनका एक्सपोर्ट हम क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे थे, नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स. नाउ द एक्सपोर्ट ऑफ केमिकल एंड इंजीनियर गुड ऑल्सो बीन शोन दी हाई ग्रोथ रेट. तो हम उस समय क्या करते थे, इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह, केमिकल वगैरह का के भी क्या था, हाई ग्रोथ था. During the past few years, handmade goods including the gems and jewelries have become one of the most important export commodity. हमारे इंडिया से इन सब चीज़ों का ज़्यादातर व्यापार होता था. India export cover a wide range of agriculture and industrial product as also various handicraft, ready-made garments and leather manufacturing etc. तो अगर हम बात करें इंडिया में क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किस चीज़ का होता था, हमारे एग्रीकल्चर आइटम्स का होता था.
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और ऑल्सो वेरियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, रेडीमेड गारमेंट्स एंड लेदर मैन्युफैक्चरर्स का भी हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे। मगर अब एट प्रेजेंट इंडिया फोकसेस ऑन various follow the various policies like decline in the percentage share of export, agriculture export. This is a significant decline in the percentage share of agriculture items in the total export that the India started using the farm product as raw material फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। जो भी हम पहले एक्सपोर्ट किया करते थे एग्रीकल्चर आइटम्स और क्रॉप्स का, वो अब हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स एंड सब्सटेंशियली राइज इन दी पॉपुलेशन। दूसरा रीज़न क्या था हमारा, जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी कंसिस्टेंटली, उनकी डिमांड को भी फुलफिल करना था। तो देयर इज़ अ नीड टू फुलफिल द डिमांड for the domestic people because of population rise consistently. So there is need to satisfy the needs and wants of the citizen people of the country. यहाँ पर हमने आपकी बात करी कि दूसरा आ जाता है आपका पॉइंट। अगर हम बात करें कंपोजिशन में, डिक्लाइन इन दी परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स की अगर हम बात करें, जैसे कि कन्वेंशनल आइटम्स में आपको जूट आ जाता है, टी आ जाता है, फूड ग्रेन आ जाता है, मिनरल्स आ जाती हैं। तो इन्हीं आइटम्स को हम पहले क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मगर जैसे जैसे हम प्लानिंग करने लग गए थे, वी आर मूव टूवर्ड्स दी ग्रोथ। So India decided to fall the exporting of the such items, because such item used to used as a raw material for the domestic industries for producing finished goods in our country. Now थर्ड वन अगर हम बात करें कि तीसरा रीज़न क्या हो सकता है कंपोजिशन में, इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड। जो भी हमारी कंट्री में क्या हो रहा था, हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, उसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ। अब कैसे परसेंटेज को इंक्रीज हुआ देखा जाए तो हम अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपोजिशन जो रहा है हमारा मैन्युफैक्चरिंग गुड का, वी आर फोकसिंग टू प्रोड्यूस सच गुड्स विच आर मोर डिमांडिंग। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, तो हमने कंजम्पशन आइटम्स को बनाए और उसको हमने क्या किया, बाहर जाके दूसरी कंट्रीज़ में बेचा। तो ये हमारी कंट्री का बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन रहा है एग्रीकल्चर से किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में फोकस करना, बिकॉज ऑफ दीज थ्री सेक्टर्स आर दी बेसिक पिलर ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी। अगर हम इनके ऊपर ही फोकस नहीं करेंगे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या होगी, स्टैंड नहीं कर पाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बीच में, इनके बीच में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर हमने आपको बात बताई। तो हम कौन कौन सी चीज़ों का इंपोर्ट करते थे, अब आइटम्स की अगर हम बात कर दें, जैसे कि फूड एंड एलाइड प्रोडक्ट्स का हम क्या करते थे, इंपोर्ट ज़्यादा करते थे। फ्यूल का अभी भी हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइज़र्स, कैपिटल गुड्स, मशीनरी एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल मशीन से, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स अदर वगैरह हम क्या करते थे, उनका इंपोर्ट करते थे। केमिकल, पर्ल्स, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, सिल्वर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ये क्या होता था, हमारा परसेंटेज है किसका, इंपोर्ट का। अब हम बात करते हैं रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन इंपोर्ट्स। अब अगर आज की बात करें, ड्यूरिंग दी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इन द पीरियड ऑफ 2011 and 12, beside the important import of petroleum products, other products such as the capital goods, carbon, chemicals and compounds, medical and pharmaceuticals are also imported by the India. तो ये सारी चीज़ें भी हम क्या करते थे, पेट्रोल प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम कौन से प्रोडक्ट कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स, मशीन्स वगैरह, कार्बन, केमिकल कंपाउंड्स वगैरह, मेडिकल इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो भी हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि पर्ल्स, जेम्स एंड स्टोन्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेड ऑन लार्ज स्केल, बट आफ्टर देयर प्रोसेसिंग दीज आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री। इसके बाद हमने क्या किया, फोकस किया कि ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में होंगी और हम क्या करेंगे, आगे जाके दूसरी कंट्रीज़ को बेचेंगे।
तो ये जो चेंज था, स्ट्रक्चरल चेंज जो था, बहुत ज़्यादा लाभदायक था, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हम एक्सपोर्ट आइटम कौन कौन से हम करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एलाइड ओर्स एंड मिनरल्स वगैरह हम करते हैं। टेक्सटाइल इंक्लूडिंग रेडीमेड गारमेंट, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, गुड, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, लेदर मैन्युफैक्चरिंग, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हम क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे। ये डेटा है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर कर रहा है कि 2009 और 10 में, 10 और 11 में क्या रहा। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन अगर हम बात बताएं आपको, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द डेस्टिनेशन ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट एंड द ओरिजिन ऑफ कंट्री इंपोर्ट। डायरेक्शन हमको ये बताता है कि हमारा ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश के साथ हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते हैं। तो हम आपको बता दें कि प्रेजेंटली देयर आर सो मैनी ट्रेडिंग पार्टनर्स। जैसे कि हम बात करें UAE, चाइना, USA, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, जापान, बेल्जियम, UK। ये सारी कंट्रीज़ क्या हैं, ये हमारी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इनके साथ हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं। तो ये हमको क्या करता है, एक WTO इनको रेगुलेट भी करता है, हम मेंबर भी हैं WTO के, और रूल्स एंड रेगुलेशंस हम मानते हैं जिस तरह से हम फेयर ट्रेडिंग करें। और ये एक वन ऑफ द नोटिसेबल फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, जिसका हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। इन द रिसेंट ईयर, अगर हम बात करें आजकल की बात करें, कुछ ही सालों से पहले की बात करें, 2000 सन से अगर हम बात करें अब तक की, तो UAE एंड चाइना हैव मर्ज एज अ लीडर ट्रेडिंग पार्टनर। हमारी कंट्रीज़ के साथ हम और हमारे चाइना और UAE के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से डायरेक्शन है जो हमने आपको बताया। इसके बाद हम आपको फीचर्स बताएंगे, फीचर्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज़, जो 1951 से 1991 तक हमारे क्या फीचर्स रहे हैं, गुड इम्पैक्ट एंड बैड इम्पैक्ट रहे हैं। जो हमने अंडरलाइन किया है उनको आपने लिखना है।